आज मैं बिहार दरोगा 2025 में होने वाले एग्जाम पर आधारित प्रैक्टिस सेट आपके लिए लाई हूँ, जो नवीनतम पैटर्न पर आधारित है। यह सीरीज प्रतिदिन लाई जाएगी, जो आपकी तैयारी को काफ़ी मजबूत करेगी। इस सीरीज में प्रीवियस ईयर मिक्स्ड क्वेश्चंस, करेंट अफेयर्स और जीके जीएस शामिल है, जो 50 प्रश्नों के साथ लाई गई है। यदि आपको यह क्लास पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो नीचे कमेंट करें। चलिए देखते हैं, ये हमारा पहला प्रश्न है। टिहरी बांध किन नदियों के संगम पर स्थित है? ऑप्शन दिए गए हैं भागीरथी और भीलगंगा, भागीरथी और अलकनंदा, अलकनंदा और बाणगंगा, बाणगंगा और भीलगंगा। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाता है भागीरथी और भीलगंगा। टिहरी बांध भागीरथी और भीलगंगा के संगम पर स्थित है। इसे स्वामी राम तीर्थ सागर बांध भी कहते हैं। यहाँ पे मैंने मेंशन भी कर दिया है, इसे स्वामी राम तीर्थ सागर बांध भी कहते हैं। ये एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ है। अगला प्रश्न है, भारत की रिपब्लिकन पार्टी के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन दिए गए हैं सुभाष चंद्र बोस, आरसी मजूमदार, भगत सिंह या फिर BR अम्बेडकर। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, BR अम्बेडकर। भारत की रिपब्लिकन पार्टी, इसे रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है और इसकी स्थापना BR अम्बेडकर के द्वारा की गई थी, जो कि 30 सितंबर 1956 को की गई थी और यह शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का ही एक भाग है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, प्रत्येक राज्य में राज्यसभा के लिए चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या किस अनुसूची द्वारा निर्धारित की जाती है? ऑप्शन दिए गए हैं पहली, दूसरी, तीसरी या चौथी। तो राज्यसभा के लिए जो चुने वाले जो सदस्य होते हैं वो चौथी अनुसूची से निर्धारित किए जाते हैं, याद रखेंगे। और अभी संविधान में कुल अनुसूचियों की संख्या जो है वो 12 है और मूल रूप से 8 थी, ये ध्यान में रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगला प्रश्न है, पूगा घाटी कहाँ स्थित है? ऑप्शन दिए गए हैं उत्तराखंड, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश या फिर जम्मू कश्मीर। तो पूगा घाटी जो है वो लद्दाख में स्थित है। इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाता है लद्दाख, जो कि एक भूतापीय ऊर्जा है, भूतापीय ऊर्जा संयंत्र है जो कि लद्दाख में स्थित है। यहाँ पर मैंने मेंशन भी किया है, पूगा घाटी एक प्रकार का भूतापीय ऊर्जा है। रंपा विद्रोह से कौन संबंधित है? ऑप्शन दिए गए हैं बिरसा मुंडा, कुंवर सिंह, अल्लूरी सीताराम राजू या फिर मंगल पांडे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है रंपा विद्रोह एक प्रकार का किसान विद्रोह था, जो कि अल्लूरी सीताराम राजू इससे संबंधित है। यह विद्रोह 1922 से 24 के बीच में हुई थी, याद रखेंगे। रंपा विद्रोह 1922 से 24 के बीच में हुई थी और रंपा विद्रोह से अल्लूरी सीताराम राजू संबंधित है। ये प्रश्न काफी बार पूछे जा चुके हैं और ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? ऑप्शन दिए गए हैं 15 दिसंबर 1977, 16 दिसंबर 1971, 15 दिसंबर 1971 या फिर 16 दिसंबर 1972। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पूछा जा रहा है कि बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र कब बना। तो पाकिस्तान ने इसे माना था 1972 में, परंतु बांग्लादेश जो स्वतंत्र हुआ था वो 16 दिसंबर 1971 को हो गया था और इसी दिन को विजय दिवस के रूप में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। याद रखेंगे, विजय दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 16 दिसंबर 1971 और बंगबंधु के नाम से प्रसिद्ध शेख मुजीबुर रहमान ने इसकी घोषणा की थी और ये शेख मुजीबुर रहमान ही बांग्लादेश के प्रथम राष्ट्रपति भी बने थे और इन्हें बंगबंधु के नाम से जाना भी जाता है। देखिए यहाँ पे मैंने नोट में यहाँ मेंशन किया है, इस दिवस को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? शेख मुजीबुर रहमान बने थे, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, सोडियम सिलिकेट का सूत्र क्या है? ऑप्शन दिए गए हैं
SiO, SiO2, SiO3 या फिर Si2O2। तो सोडियम सिलिकेट को आमतौर पर क्वार्ट्ज के नाम से भी जाना जाता है, जिसका सूत्र हो जाता है SiO2। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा SiO2। यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, इसे आमतौर पर क्या कहते हैं, क्वार्ट्ज कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, अधिक संख्या में दफनाए गए बच्चों के शवदान कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन दिए गए मालवा संस्कृति, जोरवे संस्कृति, कायथा संस्कृति या फिर आहार संस्कृति। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है जोरवे संस्कृति। यह संस्कृति महाराष्ट्र राज्य के गोदावरी नदी के बाएं तट पर स्थित है, ध्यान रखेंगे। जोरवे संस्कृति में सबसे ज्यादा बच्चों के दफनाए गए शव मिले हैं और यह महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है और गोदावरी नदी के तट पर है। ज्यादातर प्राचीन भारत से उसकी नदियां पूछ ली जाती हैं या फिर शहर पूछ लिए जाते हैं, तो इस चीज को याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भाबर क्षेत्र किसका उदाहरण है? ऑप्शन दिए गए हैं भूमध्य, मध्य भूमि स्थिति का, अंतरा पर्वतीय स्थिति का, गिरिपद स्थिति का या फिर सभी। तो शिवालिक शैल समूह जो है वो हिमालय के वृहद हिमालय का भाग है और यह गिरिपाद स्थिति का है। तो इसका हमारा सही उत्तर है इस प्रश्न का गिरिपद स्थिति का। इसमें एक्स्ट्रा फैक्ट में मैंने यहाँ मेंशन किया गया है, यह उत्तर भारत का मैदान है जो वृहद हिमालय का ही भाग है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम मानव शरीर के स्टार्च के पाचन से संबंधित है? ऑप्शन दिए गए हैं पेप्सिन, लाइपेज, एमाइलेज या फिर इंसुलिन। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि स्टार्च के पाचन से कौन संबंधित है? स्टार्च के पाचन से एमाइलेज संबंधित है। एमाइलेज के साथ साथ एक टाइलिन भी होती है, यह भी मनुष्य के लार में दोनों ही एंजाइम पाए जाते हैं जो कि स्टार्च के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ध्यान रखेंगे। एमाइलेज और टाइलिन दोनों ही मानव की लार ग्रंथियों से निकलने वाले एंजाइम है। इसमें कुछ एक्स्ट्रा नोट्स हैं। लाइपेज क्या है? तो लाइपेज क्या करता है, वसा को पचाता है, इस चीज को याद रखेंगे। हो सकता है इससे प्रश्न से रिलेटेड भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसलिए यहाँ ये मेंशन किया गया। लाइपेज क्या है? तो वसा को पचाता है। और टाइलिन और एमाइलेज दोनों ही लार ग्रंथियां हैं मानव शरीर की जो स्टार्च के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगला प्रश्न है, जर्मन सिल्वर में कौन से तत्व पाए जाते हैं? ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें प्रतिशत की मात्रा पूछ रही है, तो प्रश्नों को ध्यान से देखेंगे ऑप्शंस को। तो जर्मन सिल्वर में कौन से तत्व पाए जाते हैं? कॉपर, निकल, जिंक तो सभी में है। इसकी मात्रा कितनी कितनी है ये पूछा गया है। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाता है कॉपर 60% है, निकल 20% है और जिंक 20% है। और इसमें सिल्वर नहीं पाई जाती है, ये याद रखेंगे। जिस सिल्वर की मात्रा 0%, ऐसे भी प्रश्न पूछे गए हैं कि जर्मन सिल्वर में सिल्वर की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? तो 0 होती है, ध्यान रखेंगे। सिल्वर की मात्रा क्या होती है? 0 होती है। सिल्वर का जो डिनोटिंग होता है वो Ag होता है और इसमें जो प्रतिशत सब जर्मन सिल्वर में होता है वो कितना होता है? 0%, ध्यान रखेंगे। यहाँ पे मेंशन किया गया है जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होता है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, नोआखली की घटना के समय गांधी जी के निजी सचिव कौन थे? ऑप्शन दिए गए हैं निर्मल कुमार बोस, महादेव देसाई, प्यारे लाल या फिर वल्लभ भाई पटेल। तो पहले इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले हमें यह जानना होगा कि नोआखली की घटना हुई कब थी। तो यह जो नोआखली की घटना हुई थी यह हुई थी 1946 में और गांधी जी के 2 निजी सचिव रहे हैं। एक थे महादेव देसाई जो कि 1946 से पहले थे और इसके बाद 1946 से यहाँ पूछा जा रहा है कि नोआखली की घटना के समय निजी सचिव कौन थे। तो नोआखली की घटना के समय इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाता है प्यारे लाल। नोआखली की घटना 1946 में घटी थी और 1946 से
गांधी जी के जो निजी सचिव रहे थे वो प्यारे लाल रहे थे। देखिए यहाँ पे नोट में लिखा गया है, नोआखली की घटना जो हुई थी वो पूर्वी बंगाल में 1946 में हुई थी और महादेव देसाई जो थे वो 1947 से 42 तक सचिव रहे थे और फिर 1944 से, ध्यान रखेंगे, पूछता है ये प्रश्न कि कब से कब तक रहे थे निजी सचिव महात्मा गांधी के। तो महात्मा गांधी के प्यारे लाल जो थे वो 1944 से महात्मा गांधी जी के साथ है। अगला प्रश्न है, सूर्य का आभासी चपटापन का कारण है क्या? अपवर्तन, परावर्तन, विवर्तन या फिर ध्रुवन? तो सूर्य का जो आभासी चपटापन होता है वो अपवर्तन के कारण होता है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है अपवर्तन। नोट में दिया गया है, क्योंकि ऊंचाई, इसका कारण क्या है, क्यों चपटापन दिखाई देता है? क्योंकि पृथ्वी की ऊंचाई के साथ क्या होता है, मध्यम का घनत्व घटते जाता है, तो इस वजह से वो चपटा दिखाई देता है पृथ्वी। अगला प्रश्न है, निषाद क्या है? जनजाति है, जीव है, कीट है या फिर जंगलवासी है? तो निषाद जो है वो एक प्रकार का प्राचीन भारत के जंगलवासी थे। जंगलवासी को ही निषाद कहा जाता था, जो प्राचीन भारत से संबंधित है। निषाद का वर्णन जो है वो महाभारत में भी मिलता है, ध्यान रखेंगे। निषाद का वर्णन कहाँ मिलता है? महाभारत में भी मिलता है। अगला प्रश्न है, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता की चर्चा किस में है? अनुच्छेद पूछे गए हैं कि धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता की चर्चा किस में है? तो धार्मिक कार्यों की जो चर्चा है वो 25 से लेकर 28 तक में की गई है। यहाँ प्रबंध पूछा जा रहा है, प्रबंध किस आर्टिकल? ऑप्शन दिए गए हैं 25, 26, 27, 28। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाता है अनुच्छेद 26। अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता की चर्चा की गई है, ध्यान रखेंगे। अनुच्छेद 25 से 28 धार्मिक कार्यों की स्वतंत्रता की चर्चा यहाँ की गई है, मेंशन किया गया। अगला प्रश्न है, भैंसा सिंगी नामक जाति किस राज्य में पाई जाती है? बिहार, असम, नागालैंड या फिर मिजोरम? तो भैंसा सिंगी नामक जो जाति है वो नागालैंड में पाई जाती है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, विश्व संगीत दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन दिए गए हैं 21 जून, 22 जून, 23 जून या फिर 24 जून। तो विश्व संगीत दिवस जो है वह 21 जून को मनाया जाता है, याद रखेंगे। विश्व संगीत दिवस 21 जून को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला राष्ट्रीय सामुद्रिक पार्क कहाँ है? कच्छ में, सुंदरवन में, चिल्का झील में या फिर निकोबार द्वीप में? तो भारत का पहला राष्ट्रीय सामुद्रिक पार्क जो है वह कच्छ में स्थित है और इसकी स्थापना जो हुई थी वह 1982 में हुई थी। अगला प्रश्न है, आयरन की कमी से क्या होता है? मधुमेह, बेरी एनीमिया या फिर सभी? आयरन की कमी से एनीमिया होता है, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है जिसे एनीमिया कहते हैं। ये प्रश्न आरबीसी, हीमोग्लोबिन इस तरह से भी घुमा के पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखेंगे आयरन की कमी से या फिर आरबीसी की कमी से या फिर हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा बीमारी रोग होता है? तो ये एनीमिया ही होता है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, क्लोरोजाइलिनॉल तथा टर्पिनिऑल का मिश्रण क्या है? ऑप्शन दिए गए हैं, ज्वर नाशक है, रोगाणुरोधक है, प्रतिजैविक है या फिर दर्द नाशक है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा क्लोरोजाइलिनॉल और टर्पिनॉल का मिश्रण रोगाणुरोधक कहा जाता है। इसे प्रतिरोधी भी कहा जाता है, यहाँ लिखा गया है, इसे प्रतिरोधी औषधि भी कहा जाता है। तो याद रखेंगे कि क्लोरोजाइलिनॉल और टर्पिनॉल का मिश्रण क्या कहलाता है? रोगाणुरोधक। अगला प्रश्न है, आर्सेनिक किससे संबंधित है? मस्तिष्क से, फेफड़े से या फिर श्वसन से? तो इस प्रश्न का आर्सेनिक जो है वो फेफड़े से संबंधित होता है, फेफड़े के कैंसर से संबंधित होता है, ध्यान रखेंगे। आर्सेनिक एक प्रकार की कैंसर की बीमारी है जो कि फेफड़े में होती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। यहाँ यह एक प्रकार का क्या है? कैंसर है। अगला प्रश्न है, HDPE क्या है? ऑप्शन दिए गए हैं, हाई डेंसिटी पॉलीथिलीन, हाई डेंसिटी पॉलीमर, हाई डेंसिटी पॉलीप्रोपीन या फिर हाई डेंसिटी पॉलीप्रोपिलीन। तो HDPE क्या है? एक प्रकार का हाई डेंसिटी पॉलीथिलीन है जिसका उपयोग जो है प्लास्टिक के बोतलें ये सब में किया जाता है।
ध्यान रखेंगे इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ लिखा गया है उपयोग है इसका प्लास्टिक की बोतलें, पाइप या फिर कंटेनर के निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है टीपू सुल्तान मैसूर के शासक कब बने थे? 29 दिसंबर 1781, 29 दिसंबर 1782, 29 दिसंबर 1783 या फिर 29 दिसंबर 1784। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा टीपू सुल्तान जो है 29 दिसंबर 1782 को मैसूर के शासक बने थे। ध्यान रखेंगे। और इनकी मृत्यु जो हुई थी वह हुई थी 1799 को श्रीरंगपट्टनम की संधि के बाद। ध्यान रखेंगे। और इनकी माता का नाम पूछा जाता है। इनकी माता का जो नाम है फकरुन्निसा है और पिताजी का नाम आपको पता ही होगा, हैदर अली का जो युद्ध हुआ था प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। तो और माता का नाम जो हो जाएगा वो फकरुन्निसा हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है ग्रेफाइट के परतों में कौन सा बल होता है? ऑप्शन दिए गए वंडर वाल्स बल, धात्विक बल, सहसंयोजी बल या फिर आयनिक बल। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर होता है ग्रेफाइट के परतों में जो होता है वह ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा आंसर इसका वंडर वाल्स बल। याद रखेंगे ग्रेफाइट में जो बल होता है, जो फोर्स होता है, वो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे से किसके लिए पैक्ड होते हैं? तो यह जो होता है वो वंडर वाल्स बल्स के द्वारा होता है। ध्यान रखेंगे। ग्रेफाइट का प्रयोग जो होता है परमाणु रिएक्टर में क्यों किया जाता है? तो वह मंदक के रूप में किया। ये प्रश्न भी काफी बार पूछे जाते हैं, तो इसे ध्यान रखेंगे। मंदक के रूप में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है, साथ ही साथ भारी जल का भी। किस प्रकार के ऊतकों से मनुष्यों में ग्रंथि का निर्माण होता है? ऑप्शन दिए गए हैं पेशीय ऊतक, तंत्रिका ऊतक या फिर उपकला ऊतक। ऑप्शन नंबर डी है संयोजी ऊतक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा उपकला ऊतक। किस प्रकार के ऊतकों से मनुष्य में ग्रंथि का निर्माण होता है? तो उपकला ऊतक से मनुष्य में ग्रंथि का निर्माण होता है। ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है बिहार की दूसरी राजभाषा क्या है? हिंदी, उर्दू, भोजपुरी या फिर मगही। तो हिंदी जो है वो बिहार की पहली राजभाषा है और उर्दू जो है बिहार की दूसरी राजभाषा है। याद रखेंगे बिहार की दूसरी राजभाषा उर्दू है। इसे कब घोषित किया गया था? इसे घोषित किया था 16 अगस्त 1989 को घोषित किया गया था। अगला प्रश्न है पूंजी खाता परिवर्तनीयता की सिफारिश किस समिति ने की? ऑप्शन दिए गए हैं तारापोर समिति, रंगराजन समिति, आबिद हुसैन समिति या फिर नरसिम्हम समिति। तो पूंजी खाता परिवर्तना की सिफारिश जो है वो तारापोर समिति के द्वारा की गई थी। इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए तारापोर समिति। ध्यान रखेंगे। और यह जो समिति है वो कब लाई गई थी, यह गठन कब किया गया था? तो 1997 में यह समिति लाई गई थी। इस समिति के द्वारा लाया गया था पूंजी खाता परिवर्तना। ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है गर्त आवास के कहां से प्राप्त हुए हैं? तो ऑप्शन दिए गए हैं बुर्ज होम, कालीबंगन, बनावली या फिर लोथल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गर्त आवास जो है बुर्ज होम से संबंधित है, जो कि कहाँ है? कश्मीर में स्थित है। गर्त आवास बुर्ज होम। इसकी खोज जो हुई थी वो 1944 में हुई थी और यह कश्मीर में स्थित है। ध्यान रखेंगे 1944 में इसकी खोज हुई थी। अगला प्रश्न है सीटीबीटी क्या है? ऑप्शन दिए गए हैं कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी, कंप्रेंशन टेस्ट बैंड ट्रीटी या फिर कंप्रेस टेस्ट बैंड ट्रीटी। तो सीटीबीटी जो है एक इंटरनेशनल संधि है, अंतर्राष्ट्रीय, जो प्रतिबंध लगाता है परमाणु रिएक्टरों पर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी। इसका फुल फॉर्म होता है कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी। यह एक जो बहुपक्षीय संधि है जिसका उद्देश्य सभी परमाणु विस्फोटकों पर प्रतिबंध लगाना है। चलिए अगला प्रश्न है
दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया? तो दिल्ली के लाल किले का निर्माण शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। ध्यान रखेंगे, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहां ने। अगला प्रश्न है, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान क्या है? ऑप्शन दिए गए हैं 1.67, तो सभी में कॉमन है। पावर यहाँ पूछा जा रहा है, सब में 10 भी है। तो माइनस न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो ऑप्शन नंबर 27, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हमारा सही उत्तर हो जाएगा। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान जो होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg में होता है। ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड द्वारा कौन से अवार्ड दिए जाते हैं? ऑप्शन दिए गए हैं डूरंट अवार्ड, कुरियन अवार्ड, डेयरी अवार्ड या फिर स्वामीनाथन अवार्ड। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुरियन अवार्ड। ध्यान रखेंगे, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट जो है NDDB कुरियन अवार्ड से संबंधित है। अगला प्रश्न है, यहाँ इसके NDDB की स्थापना दी गई 1965 में हुई थी, वर्गीज कुरियन के द्वारा की गई थी और इन्हीं के नाम पर कुरियन अवार्ड दिया जाता है। अगला प्रश्न है, डायनामाइट का महत्वपूर्ण घटक क्या है? ऑप्शन दिए गए हैं TNT, GNT या फिर NTT। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा TNTT, जिसका फुल फॉर्म होता है ट्राई नाइट्रोटोल्यून। और इसकी जो खोज हुई थी डायनामाइट की, ये अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा किया गया था और इन्हीं के नाम पर नोबेल पुरस्कार प्रति वर्ष दी जाती है। तो याद रखेंगे कि डायनामाइट का महत्वपूर्ण घटक हो जाएगा TNT, ट्राई नाइट्रोटोल्यून, इसका फुल फॉर्म हो जाता है। यहाँ इसका आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल द्वारा किया गया था। ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, भारत का पहला नाभिकीय शक्ति स्टेशन कौन सा है? ऑप्शन दिए गए नरौरा, काकड़ापाड़ा, तारापुर या फिर कैगा। तो भारत का पहला जो नाभिकीय शक्ति स्टेशन है वो है तारापुर शक्ति स्टेशन, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। वर्तमान में 12 नाभिकीय शक्ति स्टेशन है और इसकी स्थापना 28 अक्टूबर 1969 की हुई है। किसकी बात हो रही है? तारापुर की हो रही है। तारापुर की स्थापना 28 अक्टूबर 1969 को की गई थी, जो कि कहाँ है? महाराष्ट्र राज्य में है। ध्यान रखेंगे, ध्यान रखेंगे, महाराष्ट्र राज्य में है। अगला प्रश्न है, किसी पिंड की स्थिति का विन्यास के कारण उसके कार्य करने की क्षमता क्या है? क्वेश्चन दिए गए हैं, किसी पिंड की स्थिति का विन्यास के कारण उसकी कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है? ऑप्शन दिए गए हैं गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, शारीरिक ऊर्जा या फिर जल ऊर्जा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्थितिज ऊर्जा। ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, पहला अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग ने चंद्रमा पर कदम कब रखा? ऑप्शन दिए गए हैं 20 जुलाई 1969, 21 जुलाई 1979, 21 जुलाई 1969 या फिर 20 जुलाई 1989। तो नील आर्मस्ट्रांग द्वारा पहला जो कदम रखा गया था वो रखा गया था 21 जुलाई 1969 को। मिशन का नाम था अपोलो 11। याद रखेंगे, अपोलो 11 के तहत अपोलो 11 मिशन का नाम है और 21 जुलाई 1969 को ये प्रथम कदम रखा गया था। और इनके साथ एक और थे जिनका नाम है एडविन बज एल्ड्रिन। यहाँ पे मेंशन भी किया गया, अपोलो 11 था मिशन का नाम, एडविन बज एल्ड्रिन दूसरे थे, तो इनका भी नाम याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अधिक रहा है? पार्थियन युग का, हिंद यूनानी का, कुषाणों का या फिर गुप्तों का? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है, यहाँ भागवत संप्रदाय के बारे में पूछा जा रहा है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा गुप्त। अगला प्रश्न है, धमेक स्तूप कहाँ स्थित है? आगरा, मिर्जापुर, जौनपुर या फिर सारनाथ? तो धमेक स्तूप का संबंध जो है वो सारनाथ से है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने किसको महत्व ज्यादा दिया था? रचनात्मक कार्यक्रम को दिया, हिंसा के सीमित उपयोग को दिया, अंग्रेजों से समझौते को दिया या फिर सभी को दिया? तो यहाँ पे ध्यान देंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन जब समाप्त हुआ 1930 में स्टार्ट किया गया था। इसकी असफलता के बाद गांधी जी ने मुख्य रूप से रचनात्मक कार्यक्रम को बढ़ावा दिया था, महत्व दिया।
अगला, और इसमें कुछ दिए गए जैसे गांधी जी, और इसी के बाद गांधी जी के द्वारा 1932 में ही अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग की भी स्थापना की गई थी। ध्यान रखेंगे, गांधी जी द्वारा 1932 में अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग की स्थापना की गई थी सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद, और इन्होंने उसके बाद रचनात्मक कार्यक्रम को ज्यादा महत्व दिया था। ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, भारत की संसद द्वारा पंचायत प्रावधान कानून कब पारित किया गया अनुसूचित क्षेत्रों से संबंधित? ऑप्शन दिए गए हैं 1992, 1994, 1996 या फिर 1999। यह जो प्रश्न है यह पूछा जा रहा है पेशा एक्ट के बारे में। पेशा एक्ट कब लागू किया गया, कब लाया गया? तो यह लाया गया था 24 दिसंबर 1996 को। डेट भी याद रखेंगे, डेट भी पूछ लिए जाते हैं। 24 दिसंबर 1996 को पेशा एक्ट लाए गए थे। और पेशा एक्ट का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, तो इसका होता है पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज। ध्यान रखेंगे, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज। अगला प्रश्न है, बिहार में विधान परिषद सदस्यों की संख्या कितनी है? ऑप्शन दिए गए हैं 70, 75, 80 या फिर 65। तो बिहार में विधान परिषद के सदस्यों की संख्या जो है वो टोटल 75 है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, बिहार का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH2 है, NH28 है, 30 है या फिर 31 है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा NH31। NH31 बिहार का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, जिस पर हाल ही में क्या किया गया है? सिमरिया पुल बनाया गया है बेगूसराय से मोकामा को जोड़ने के लिए, जो मोदी जी के द्वारा क्या किया गया, हाल ही में उद्घाटन भी किया गया, जो कि 6 लेन की पुल है। ये भी याद रखेंगे, करंट अफेयर का प्रश्न बन सकता है। 6 लेन की पुल है जो कि मोदी जी द्वारा हाल ही में इसका उद्घाटन किया गया, जो कि NH31 पर ही बनाया गया है, मोकामा और बेगूसराय को जोड़ती है। अगला प्रश्न है, गंगा नदी बिहार में कहां से प्रवेश करती है? ऑप्शन दिए गए चंपारण से, सारण से, भोजपुर से या फिर सासाराम से। तो गंगा नदी जो बिहार में जो प्रवेश करती है वह भोजपुर जिले से करती है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक गर्म जिला कितने डिग्री फ़ारेनहाइट है? प्रश्न में सर्वाधिक गर्म जिला गया जिला, सर्वाधिक गर्म जिला, या कॉमा छूट गया है, सर्वाधिक गर्म जिला गया जिला कितने डिग्री फ़ारेनहाइट है? मतलब सबसे गर्म जिला कौन सा बिहार का? वो गया है। और कितने डिग्री फ़ारेनहाइट पर है, ये इसका आंकड़ा पूछ रहा है। तो इसका ऑप्शन दिए गए हैं 105, 107, 110 या फिर 106। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 105 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, बिहार की प्रमुख चित्रकला कौन सी है? ऑप्शन दिए गए हैं पटना कलम शैली, ठंका चित्र शैली या फिर मंजूषा चित्र शैली। और लास्ट में दिए गए हैं डी सभी या फिर सभी। बिहार की प्रमुख चित्रकला शैलियों में ये सभी शामिल है, तो ऑप्शन नंबर इसका आंसर हो जाएगा डी, पटना कलम शैली भी, ठंका चित्र शैली भी, मंजूषा चित्र शैली भी, और साथ में मधुबनी जो होता है, मधुबनी पेंटिंग भी जानते होंगे, तो यह भी कहाँ से है? बिहार से ही संबंधित है, ध्यान रखेंगे। हाल ही में दक्षिण कोरिया का, या कुछ करंट अफेयर के भी प्रश्न दिए गए हैं। हाल ही में दक्षिण कोरिया का सर्वोच्च सम्मान किसे देने की घोषणा की गई है? ऑप्शन दिए गए हैं नरेंद्र मोदी, ट्रंप या फिर इमैनुअल मैक्रो या फिर जॉर्जिया मेलोनी। तो ये इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ट्रंप। वो इसलिए क्योंकि साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया को बीच समझौता कराने वाले ट्रंप थे, तो इसलिए साउथ कोरिया के द्वारा अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप को सर्वोच्च सम्मान देने की घोषणा की गई है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, हाल ही में उत्पन्न हुए साइक्लोन शक्ति चक्रवात का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया है? ऑप्शन दिए गए हैं बांग्लादेश, म्यांमार, भारत या फिर श्रीलंका। तो साइक्लोन शक्ति जो हुआ है हाल ही में, जो हुआ है वह हुआ है गुजरात के कच्छ में हुआ है, यह चक्रवात आया है, और इसका नामकरण जो है वो श्रीलंका के द्वारा किया गया है, साइक्लोन शक्ति। ध्यान रखेंगे कहाँ हुआ है, तो गुजरात के कच्छ में, और इसका नाम श्रीलंका के द्वारा रखा गया है। अगला प्रश्न है, आसियान का 11वां सदस्य कौन बन गया है? ऑप्शन दिए गए हैं ईस्ट तिमोर, ब्रुनेई, फिलिस्तीन या फिर श्रीलंका।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आसियान का 11वां सदस्य जो है वो ईस्ट तिमोर बन गया है। अगला प्रश्न है, अरुणाचल प्रदेश की पहली महिला आईपीएस कौन बनी है? यह वीवीआई है। ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। महिलाओं से संबंधित जो भी पहला प्रश्न होता है वो पूछे ही जाते हैं लगभग केस में, तो ध्यान रखेंगे इस प्रश्न को। ऑप्शन दिए गए हैं तेंजिंग यांगचिक, ममांग दाई, अंशु जामसेप्पा या फिर पोनू। ये तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा जो अरुणाचल प्रदेश पहली महिला आईपीएस बनी, इनका नाम है तेंजिंग यांगचिक। याद रखेंगे, तेंजिंग यांगचिक। हमारा लास्ट प्रश्न है, 53 मुख्य न्यायाधीश 53वां मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? ऑप्शन दिए गए हैं जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस चंद्रचूड़, जस्टिस भार्गव दास या फिर जस्टिस अय्यर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा जस्टिस सूर्यकांत, जो कि 53वां मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं। हमारे प्रश्न समाप्त होते हैं। अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो आप कमेंट करें और मेंशन करें, और पीडीएफ अगर चाहिए होगा तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, वहाँ पे आपको पीडीएफ दे दी जाएगी। धन्यवाद।